अब अगर किसी का बच्चा 2 साल का है, उसको 15-16 साल बाद एमबीए कराना है बच्चे को, तो उसकी कितनी कॉस्ट होएगी? उसका जो इन्फ्लेशन है एजुकेशन का, वो 10 से 12% का इन्फ्लेशन है। और जो इसका मैच्योरिटी अमाउंट होता है, आपने चाहे जितना भी डिपॉजिट किया, उसपे जितना भी प्रॉफिट आया, इंटरेस्ट आया, जो भी मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा वो टैक्स फ्री होता है। अगर किसी ने 1000 रुपये महीना 1 जनवरी 1995 से अब तक इसमें दिया है, 30 साल में कितना दिया? 3,60,000। कितना बन गया होगा? रिटर्न्स तो पता नहीं कितना हुआ। आपने कभी भी इन्वेस्ट किया हो, 20% से ऊपर रिटर्न है। अब मान लो अपसाइड कैप्चर रेशियो की बात करूं, तो मान लो जो इंडेक्स है निफ्टी 500 वो 100 पॉइंट से बढ़ रहा है। जब मार्केट बढ़ती है तो इंडेक्स 100 पॉइंट बढ़ रहा है और आपका फंड 105 पॉइंट बढ़ा के दे रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के हमारे इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं मिस्टर मोहित रजौरा जी, जिनके चाइल्ड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड काफ़ी सवाल हैं कि बच्चों के लिए कैसी स्कीम्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी स्कीम्स बच्चों के लिए बेटर होती है, पूरी डिटेल में हम समझेंगे। जो भी इनके सवाल हैं वो एड्रेस करेंगे। तो अगर आपके भी छोटे बच्चे हैं और आप उनके लिए इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि आप सही ट्रैक पे हैं या नहीं, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। सो वेलकम मिस्टर मोहित। थैंक यू सो मच पुनीत, थैंक्स फॉर हैविंग मी। तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। जो भी आपके सवाल हैं एक एक करके हम लेते हैं, उसे एड्रेस करते हैं और जो भी उसका बेस्ट सोल्यूशन होगा वो हम आज के पॉडकास्ट में प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल। तो बिल्कुल अगर बेसिक से स्टार्ट करें तो पुनीत, ये चिल्ड्रन एजुकेशन में इन्वेस्ट करना क्यों ज़रूरी है? देखिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट करना आज की डेट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो एजुकेशन में इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है। मतलब जो एजुकेशन की कॉस्ट है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रही है। देखिए, नॉर्मल इन्फ्लेशन की अगर बात करें, महंगाई की बात करें, तो 5 से 6% की महंगाई होती है। लेकिन जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, तो मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। अगर हम एमबीए की बात करें, एमबीए के कोर्स की बात करें, तो जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं जैसे आईआईएम हो गए, उनके जो कॉस्ट होती है, जो फीस की कॉस्ट है, वो लगभग 15 से 25 लाख रुपए होती है आज की डेट में। और सिर्फ ये फीस है। जब आप अपने बच्चे को एमबीए कराओगे तो और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, हॉस्टल फैसिलिटीज वगैरह वो सब। एग्जैक्टली। तो आज की डेट में जो 15 से 25 लाख रुपए लगते हैं एमबीए कराने के लिए, लेकिन अब अगर किसी का बच्चा 2 साल का है, उसको 15-16 साल बाद एमबीए कराना है बच्चे को, तो उसकी कितनी कॉस्ट होएगी? उसका जो इन्फ्लेशन है एजुकेशन का, वो 10 से 12% का इन्फ्लेशन है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूं कि आज की जो 25 लाख रुपए की हमारी कॉस्ट है एमबीए की, अगर हमें 15 साल बाद या 20 साल बाद वो एजुकेशन करवानी है तो उसकी क्या कॉस्ट आएगी। अभी मैं आज के जो 25 लाख रुपए हैं, मैं मान के चलता हूं कि 10% का इन्फ्लेशन इसमें होगा, जो कि आप एक्सपीरियंस करोगे तो 10 से 12% इन्फ्लेशन आज की डेट में है एजुकेशन में। मतलब काफ़ी तेज़ी से इनकी फीस वगैरह बढ़ रही हैं। तो अगर आज के 25 लाख रुपए आपको हैं और आपको 15 साल बाद वही एजुकेशन करानी है, तो आपको 25 लाख रुपए नहीं, आपको 1 करोड़ और 4 लाख रुपए की जरूरत होगी। मतलब वो कॉस्ट 4 गुना बढ़ जाएगी। तो इसलिए अगर आप स्टार्टिंग से प्लानिंग नहीं करेंगे बच्चों की एजुकेशन के लिए, स्टार्टिंग से इन्वेस्टमेंट्स नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आने वाली है। गॉट इट, गॉट इट। अच्छा पुनीत, देयर इज समथिंग नोन एज सुकन्या समृद्धि योजना करके कुछ है, राइट? तो उसके बारे में आप अगर थोड़ा बता पाएंगे, क्योंकि आपने अपने रील्स में भी आई थिंक पहले बताया है इस स्कीम के बारे में। इफ यू कैन प्रोबेबली डिटेल इट आउट, वो थोड़ा बेटर रहेगा। बिल्कुल। सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट जो है वो 10 साल से छोटी गर्ल्स के नाम पे आप खुलवा सकते हैं। अगर आपकी बेटी है जो 10 साल से अभी छोटी है, तो उसके लिए आप ये अकाउंट खोल सकते हैं। और आपको ये अकाउंट बैंक्स में भी मिल जाएगा, मेजॉरिटी बैंक्स में, और पोस्ट ऑफिस में भी मिल जाएगा। इसमें जो मिनिमम आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है एक फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, उसमें कम से कम 250 रुपये, सिर्फ 250 रुपये एक बार भी अगर आप डिपॉजिट कर देंगे तो वो आपका अकाउंट चलता रहेगा। और जो मैक्सिमम लिमिट होती है इसमें डिपॉजिट की, वो होती है 1.5 लाख, यानी 1.5 लाख रुपए से ज्यादा आप एक फाइनेंशियल ईयर में इसमें डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे। और इसके बीच में आप कुछ भी अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं, चाहे आप मंथली करिए, चाहे आप एक बारी में साल का दे दीजिए, वो आपकी मर्जी है। मतलब मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट डिफाइन किया हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है कि भाई आप महीने में एक ही बार दे सकते हो या 6 महीने में एक बार दे सकते हो। जब चाहे जितना चाहे आप दे सकते हो, इस लिमिट्स के बीच में। अभी बात करें इसके टेन्योर की,
तो ये 21 ईयर्स का अकाउंट होता है। मान लो कोई 2 साल की किसी की डॉटर है और वो इस अकाउंट को ओपन करता है, तो 21 साल बाद, यानी जब डॉटर की एज होगी 23, तब ये अकाउंट मैच्योर होगा। लेकिन इसमें जो डिपॉजिट करना होता है वो करना होता है 15 साल। लास्ट के 6 साल में डिपॉजिट नहीं करना, वो वेटिंग पीरियड होता है। ओके। और गार्डियन अपने माइनर गर्ल्स के नाम पे ये इस अकाउंट को खुलवा सकता है। अब इस अकाउंट की जो यूएसपी है, बात करते हैं उसकी। हाँ, एक चीज मैं आपको पहले और बताना चाहता हूँ, अगर मान लो 2 साल की बेटी है और 21 साल बाद वो 23 साल की होगी, अकाउंट मैच्योर हो जाएगा। लेकिन मान लो किसी की डॉटर है 10 साल की और वो इस अकाउंट में इन्वेस्ट कर रहा है, तो 21 साल बाद वो हो चुकी होगी 31 ईयर्स की। अब हो सकता है कि वो 25-26 एज में अपनी डॉटर की शादी करना चाहें, तो उस टाइम पे इस अकाउंट को मैच्योर किया जा सकता है। ये प्रोविजन रखा गया है। गॉट इट। अब इस अकाउंट की सबसे खास बात ये है कि इसमें जो भी हम डिपॉजिट करते हैं, मैक्सिमम 1.5 लाख कर सकते हैं। उस पे हमें सेक्शन 80C के अंडर टैक्स रिबेट मिल जाती है। एक तो अगर आप ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में अपनी आईटीआर फाइल कर रहे हैं, जो न्यू इनकम टैक्स रिजीम है जिसमें गवर्नमेंट जनरली स्लैब्स बढ़ाती जा रही है, टैक्स कम करती जा रही है, उसमें कोई ऐसा टैक्स रिबेट का प्रोविजन नहीं है। अगर आप ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में फाइल करते हैं तो आपको एक तो टैक्स रिबेट मिल जाती है, और जो इसका मेच्योरिटी अमाउंट होता है, आपने चाहे जितना भी डिपॉजिट किया उस पर जितना भी प्रॉफिट आया, इंटरेस्ट आया, जो भी मेच्योरिटी अमाउंट बनेगा वो टैक्स फ्री होता है। कल को उस पर कोई टैक्स आपको नहीं लगेगा। और बात करें अगर इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो इसमें फिलहाल 8.2% पर एनम का रेट मिल रहा है। अब आपको पता है एफडी वगैरह हर जगह 6-7% से ऊपर का रेट नहीं मिलता है, लेकिन गवर्नमेंट इसमें 8.2% का रेट दे रही है। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये फ्लेक्सिबल है। मतलब आज आपने ये डॉटर के लिए अकाउंट खुलवा लिया, ऐसा नहीं है ये 21 साल तक 8.2% चलेगा, ऐसा नहीं है। आपने भले ही आज करवाया जब 8.2 का रेट चल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट हर 3 महीने में नया रेट लेके आती है। अब जरूरी नहीं है वो घटाएगी या बढ़ाएगी, वो कुछ भी चेंज कर सकती है, हमें नहीं पता वो बढ़ाएगी घटाएगी, लेकिन जो हर 3 महीने में नया रेट आएगा ना आपके अकाउंट पे, वो एप्लीकेबल होगा। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, ग्रेट। अगर मेरे को एक एग्जांपल लेना हो, प्रोबेबली आप बताए थे मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट का, अगर 1.5 लाख रुपए से मान लो पर ईयर से अगर कोई सुकन्या अकाउंट में पैसा डालता है तो मैच्योरिटी पे कितना पैसा मिल सकता है? एग्जैक्टली यहाँ पे एग्जैक्ट तो हम नहीं बता सकते कितना मिलेगा, क्योंकि जो रेट है 8.2% का वो फ्लेक्सिबल रेट है। करेक्ट। तो हमें यहाँ पे एक एजम्पशन लेना पड़ेगा कि 8.2% का रेट पूरे 21 साल में सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हम ये एज्यूम कर लेते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, बट हम एजम्पशन ये ले रहे हैं। तो हमें 15 साल अगर 1.5 लाख कोई देता है, 15 साल में उसका डिपॉजिट होगा 22.5 लाख, और 21 साल बाद मैच्योरिटी मिलेगी, 6 साल वेट करने के बाद वो बनेगी 71.8 लाख टैक्स फ्री, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.2% का चलता रहा तो। बस कंडीशन ये है। और यहाँ पे मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, अगर किसी को चेक करना है कि भाई कितना डिपॉजिट करने पे कितना मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाता है, तो एक मैंने सुकन्या समृद्धि अकाउंट का कैलकुलेटर भी बनाया हुआ है। आप लोग अगर कमेंट करोगे, अपना ईमेल आईडी दोगे, तो मैं आपको वो कैलकुलेटर मेल भी कर सकता हूं, जो कि एक्सेल कैलकुलेटर है। उसमें आप अगर डालेंगे कि कितना अमाउंट डिपॉजिट आप करेंगे, और जरूरी नहीं है एक जैसा अमाउंट आप डिपॉजिट करें, हो सकता है एक साल में आप 1.5 लाख रुपए दे, अगले साल 50,000 दे, अगले साल 70,000 दे, तो उसमें आप वो इनपुट करेंगे, वो कैलकुलेशन कितना अमाउंट आप डिपॉजिट करने वाले हैं, मैच्योरिटी कितनी बनेगी, वो ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेटर आपको बता देगा। तो आप कमेंट करेंगे, अगर हमारे व्यूअर्स कमेंट में अपना ईमेल आईडी लिखेंगे, तो वो कैलकुलेटर्स हम आपको मेल कर देंगे। गॉट इट। अगर किसी को ये सुकन्या अकाउंट से पैसा पहले ही, मैच्योरिटी से पहले ही निकालना हो, तो क्या वो पॉसिबल है पुनीत? बिल्कुल। सुकन्या अकाउंट में एक तो पार्शियल विड्रॉल का ऑप्शन होता है, जब हमारी डॉटर 18 ईयर्स कंप्लीट कर जाएगी या फिर वो 10th पास हो चुकी होगी, तब पार्शियल विड्रॉल किया जा सकता है। लेकिन मैक्सिमम 50%, मतलब जो प्रीवियस ईयर का अकाउंट बैलेंस होगा उसका 50% तक पार्शियल विड्रॉल किया जा सकता है। अब अगर बात करें कितनी बार ये कर सकते हैं, तो इसको आप लमसम में विड्रॉल कर सकते हो एक ही बारी में, या इंस्टॉलमेंट्स में भी कर सकते हो, लेकिन एक साल में आप एक ही बार पार्शियल विड्रॉल ले सकते हो, और मैक्सिमम 5 बार ये आप पार्शियल विड्रॉल ले सकते हो, उसके ज्यादा आप नहीं ले पाओगे, और एक साल में एक बार। और यहाँ पे ये भी कंडीशन रखी गई है कि वो एजुकेशन के लिए ही आप यूज कर रहे हो।
ओके, गॉट इट। ठीक है। और अगर बात करें प्री मेच्योर क्लोजर की, भाई आप कहते हो कि मेरे को तो अकाउंट ही बंद करना है, पार्शियल विड्रॉल नहीं लेना, मुझे तो पहले ही बंद करना है, तो 5 साल के बाद वो अलाउड है, लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशंस हैं। या तो देखो जो गार्डियन है, पेरेंट है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो वो बंद किया जा सकता है, या कोई ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो जाती है, बहुत ही ऐसी मेजर डिजीज हो जाती है बच्चे को, डॉटर को, तो ये अकाउंट को बंद किया जा सकता है। अदरवाइज इस अकाउंट को आप बंद नहीं कर सकते, लेकिन आप 250 रुपये साल का दे के भी इसको इजीली कंटिन्यू चला कर सकता सकते है। हो। कोई भी एक लेमैन इसको आसानी से चला सकता है, ऐसा कोई मेजर इसमें बड़ा अमाउंट तो देना जरूरी है नहीं, तो इसलिए तो ये तो बहुत अच्छी बात है एक्चुअली, हर वर्ग के लोग एक्चुअली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और इससे हाई हाई इंटरेस्ट रेट में एक्चुअली ले सकते हैं फॉर देयर किड्स, राइट। और ये गवर्नमेंट का अकाउंट है, गवर्नमेंट बैक्ड है, तो सेफ भी है और लोगों का इस पे ट्रस्ट भी है, ऐसी बात नहीं है, लोग करते भी हैं। गॉट इट। इसी तरीके से इसे ये तो लड़कियों के लिए हुआ, पर फॉर बॉयज इज देयर एनी कोई स्कीम है इस तरह की? देखो सिमिलर एक स्कीम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ। हालांकि रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका थोड़ा कम है इससे, लेकिन काफी सिमिलर है। थोड़ी सी बात हम उस पर भी कर लेते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ, ये भी बहुत पॉपुलर स्कीम है, वैसे हो सकता है व्यूअर्स को इसके बारे में पता भी हो। ये भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में आप खुलवा सकते हैं, राइट। सेम इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपए साल की रखी गई है, जैसे उसमें 250 रुपए थी, इसमें 500 रुपए से आप मिनिमम इन्वेस्ट कर सकते हो, और मैक्सिमम इसमें भी 1.5 लाख यानी 1.5 लाख रुपए की लिमिट है एक फाइनेंशियल ईयर में। अच्छी बात यह है कि इसका मैच्योरिटी अमाउंट भी टैक्स फ्री है, इस पे भी टैक्स नहीं देना पड़ता। अब बात करें, इसमें भी टैक्स रिबेट मिल जाती है जैसे सुकन्या में मिलती है अंडर सेक्शन 80C, और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए की। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो इसका भी फ्लेक्सिबल रेट है, जैसे सुकन्या में मैंने बताया कि हर 3 महीने में गवर्नमेंट नया रेट लेके आ सकती है, वैसे ही इसमें 7.1% का भी रेट मिल रहा है इस पे। बहुत ज्यादा नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है, लेकिन ठीक ठाक रेट है, क्योंकि कंसिस्टेंट भी है, एक तरीके से कंसिस्टेंट है, हाँ, टैक्स फ्री भी है। और इसका जो टेन्योर होता है वो होता है 15 साल का, मतलब इसमें वेटिंग पीरियड नहीं है, 15 साल ही आपको देना है, 15 साल बाद मैच्योर हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहते हो कि मेरे को 15 साल बाद जरूरत नहीं है, तो इसको आप 5-5 साल के ब्लॉक्स में एक्सटेंड भी कर सकते हो इनफाइनाइट टाइम्स, चाहे आप 20 साल चलाओ, 25 साल चलाओ, 30 साल चलाओ, ऐसा भी कर सकते हो। ओके, ये भी ऑप्शन है। तो जैसे हम ये सुकन्या समृद्धि योजना में हम नहीं पहले निकालने के कैवियाट्स है कि निकाल सकते हैं या क्या कंडीशंस है, इसमें भी ऐसा कुछ है क्या? इसमें भी बहुत सारे कंडीशंस हैं, लेकिन आज के इस पॉडकास्ट में हम उन कंडीशंस पे नहीं जाएंगे, उन कंडीशंस की डिटेल पे हम नहीं बात करेंगे। अगर व्यूअर्स को वो पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड की वो सब डिटेल्स चाहिए तो हम उस पर या तो सेपरेट पॉडकास्ट या सेपरेट वीडियो कर लेंगे, आप कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिएगा। ठीक है, अगर हम इसमें पीपीएफ में मान लीजिए 15 से 20 साल कंसिस्टेंटली पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो मैच्योरिटी पे क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे? इसका जो मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा, अगर आप 1.5 लाख रुपए साल यानी 1.5 लाख पर ईयर देते हैं, 15 ईयर्स देते हैं, तो 7.1% रेट हम एज्यूम कर रहे हैं अगेन कि सेम रहेगा, तो मैच्योरिटी अमाउंट बनता है 40.68 लाख टैक्स फ्री। अगर आप 20 ईयर्स कंटिन्यू करते हैं तो 66.58 लाख की मैच्योरिटी बनती है, अगेन टैक्स फ्री। जैसा आपने पूछा था, इसमें भी पार्शियल विड्रॉल और लोन फैसिलिटी अवेलेबल होती है, लेकिन हम डिटेल में उस पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें और भी चीज़ों के बारे में बात करनी है। और अगर व्यूअर्स कमेंट करेंगे तो उस पर बिल्कुल हम या तो सेपरेट वीडियो बनाएंगे या पॉडकास्ट कर लेंगे। ठीक है, एक और चीज़ पुनीत, जैसे आपने बताया कि एजुकेशन जो है 10 से 12% इन्फ्लेशन रेट से बढ़ रहा है करंटली, और इस तरह की स्कीम से आई डोंट नो कितना हेल्प कर एक्चुअली मिल सकता है इस इन्फ्लेशन को बीट करने का, राइट? क्योंकि इसका रिटर्न तो इन्फ्लेशन जितना नहीं है। तो आर देयर एनी अदर स्कीम्स, कोई ऐसी योजनाएं हैं जिनके थ्रू हम जो हेल्पफुल हो सकती हैं टू केटर टू दैट इन्फ्लेशन? बहुत अच्छा सवाल है आपका। मुझे पता है कि जो हमने 2 स्कीम्स अभी डिस्कस करी, पीपीएफ और सुकन्या, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने देखा 7 और 8.8% का है। तो और एजुकेशन इन्फ्लेशन की हमने बात करी, वो है 10 से 12%। तो अगर हम सिर्फ इन दोनों स्कीम्स में इन्वेस्ट करेंगे तो हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे, इसलिए हमें और ऑप्शंस की जरूरत है। अब बात करते हैं उनकी कि क्या ऑप्शंस हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड्स में एक कैटेगरी होती है चिल्ड्रन गिफ्ट फंड्स, एक ऑप्शन स्कीम होती है स्पेशली बच्चों के लिए, जनरली अलग अलग नाम से आती है। जैसे एचडीएफसी में बात करें तो एचडीएफसी चिल्ड्रन गिफ्ट फंड है, आईसीआईसीआई में भी ऐसे ही चाइल्ड केयर प्लान ऐसे ही है, एसबीआई में भी है। कई म्यूचुअल फंड हाउसेज अपनी एक स्कीम निकालते हैं जो बच्चों के नाम वो करवाई जा सकती है,
बच्चों के लिए ही होती है, और हम 2 स्कीम्स की डिटेल में बात भी करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये एक बैलेंस्ड फंड होता है। जैसे एचडीएफसी चिल्ड्रन गिफ्ट फंड की मैं बात कर रहा हूं, या एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट प्लान की अगर बात करूं, तो ये एक बैलेंस्ड फंड्स है। मतलब इसमें कुछ परसेंटेज पैसा हमारा इक्विटी यानी शेयर्स में इन्वेस्ट होता है, और कुछ परसेंटेज पैसा हमारा डेट यानी गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में हमारा पैसा लगता है जो सेफ होती हैं। तो जनरली ये एक बैलेंस बना के चलते हैं और हमें डिसेंट रिटर्न्स दे देते हैं लॉन्ग रन में। लेकिन यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि इन स्कीम्स में कुछ लॉक इन पीरियड भी होता है। ओके, वो इसलिए रखा गया है कि अगर लॉक इन पीरियड नहीं होगा तो आप वो पैसा शायद एजुकेशन या मैरिज तक कंटिन्यू ही नहीं कर पाओगे, आप पहले ही विड्रॉ कर लोगे। इनमें जनरली क्या होता है, 5 इयर्स का लॉक इन होता है, या जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा तब पूरा पैसा अनलॉक हो जाता है। लेकिन इसे समझना होगा, मान लो आपने एसआईपी करी है एचडीएफसी चिल्ड्रन गिफ्ट फंड या एसबीआई के फंड में, आप उसमें 5,000 महीना दे रहे हो या 10,000 महीना दे रहे हो, आपका बच्चा अभी 2 साल का है, आपने लगातार उसमें 10 साल तक एसआईपी करी, तो आप कहोगे कि भाई मेरे 5 साल तो हो गए, मेरा पैसा तो अनलॉक हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, हर इंस्टॉलमेंट 5 साल लॉक होगी। ओके, मतलब अगर 10 साल बाद आपका बच्चा भी 18 साल का नहीं हुआ, आपको पैसा निकालना है, तो आप पहले 5 साल का फर्स्ट 5 इयर्स का विड्रॉ कर पाओगे विद प्रॉफिट, जो भी उसका वैल्यू हो चुका है मार्केट के हिसाब से वो आप निकाल पाओगे। लास्ट 5 इयर्स का भी नहीं निकाल पाओगे। लेकिन अगर आपने इकट्ठा पैसा डाला है इसमें, आज डाला है, और 5 साल बाद आप निकालना चाहते हो, भले ही आपका बच्चा 18 का नहीं हुआ, तो आप इकट्ठा पैसा पूरा पैसा निकाल सकते हो। लेकिन आपने मान लो इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया 14 साल का जब बच्चा है आपका, चाहे बॉय है चाहे गर्ल है, दोनों के लिए स्कीम अवेलेबल है, और वो 5 साल बाद तो 19 का हो गया, लेकिन आप चौथे साल जब वो 18 साल का हो चुका है तब भी आप पैसा निकाल सकते हो। मतलब या तो 5 साल पूरे हो जाने चाहिए, या 18 साल का बच्चा हो जाना चाहिए। जो पहले हो जाएगा तब आप पैसा विड्रॉ कर पाओगे। और जरूरी नहीं है 18 के बाद इमीडिएटली आपको निकालना है, आप उसे पड़ा रहने दो, मार्केट के हिसाब से वो ग्रो करता रहेगा। लेकिन आप डिपॉजिट इसमें बच्चे की 18 इंच तक ही कर पाओगे, उसके बाद इस स्कीम में डिपॉजिट नहीं कर पाओगे आप। गॉट इट। ठीक है ना। अच्छा पुनीत, ये जो आपके चिल्ड्रन गिफ्ट फंड्स जो आप बता रहे हैं, स्कीम्स बता रहे हो, इसका पास्ट ट्रेंड क्या रहा है? किस तरह के रिटर्न्स आए हैं पास्ट में, जिसको हम एक्चुअली एज अ गाइडलाइन यूजर्स प्रोबेबली कंसिडर कर सकते हैं? बिल्कुल। अगर इसमें हमने 2 स्कीम्स के बारे में बात करेंगे आज, हालांकि ये म्यूचुअल फंड तो बहुत सारी कंपनीज के पास हैं ऐसी स्कीम्स। एक एचडीएफसी के रिटर्न्स देखेंगे और एक एसबीआई के देखेंगे। पहले एचडीएफसी के रिटर्न्स देखते हैं। एचडीएफसी का जो फंड स्टार्ट हुआ था, ये 10 रुपए से स्टार्ट हुआ था। आज उसका जो 1 यूनिट का प्राइस है वो 298 रुपीज हो चुका है। और अगर इसके रिटर्न्स की बात करें, किसी ने लमसम पैसा इन्वेस्ट किया है 5 साल पहले, तो इसने 17% का रिटर्न बना के दिया है। यानी अगर किसी ने 1 लाख रुपए 5 साल पहले स्कीम में इन्वेस्ट किए हैं, तो आज 2,20,000 रुपए हो चुके हैं, 2.25 गुना हो गए। अभी मार्केट 10-12% डाउन है, उसके बावजूद 5 साल में इसने डबल से ज्यादा पैसा दिया है। तो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स हैं। अगर हम बात करें इनके 10 इयर्स के रिटर्न्स, तो भी इसने 13.28% के रिटर्न्स दिए हैं। पैसा लगभग 3.5 गुना बनाया 10 साल में, विच इज गुड। अगर हम बात करें एसआईपी की, किसी ने मंथली इन्वेस्ट किया है, 5 साल पहले किसी ने एसआईपी स्टार्ट करी और मंथली लगातार इन्वेस्ट किया 10,000 रुपये महीना, तो इस स्कीम में गया है 6 लाख रुपए, और इस स्कीम ने बना दिए 9,19,000 रुपए, और 17% पर एनम के रिटर्न दिए एचडीएफसी चिल्ड्रन गिफ्ट फंड ने। गॉट इट। विच इज गुड। अगर आप यही बैंक में या पोस्ट ऑफिस में रखते हो, तो 6 लाख रुपए का आपका ज्यादा से ज्यादा 7 लाख रुपए बनता है, वही 6-7% के रिटर्न के हिसाब से। और 10 साल पहले जिसने इसमें एसआईपी करी है, तो 10,000 के हिसाब से 12 लाख रुपए इन्वेस्ट हुए, 26 लाख रुपए बना दिए स्कीम ने, 15% की ग्रोथ आई है। अब ये हम बात कर रहे हैं एचडीएफसी के चिल्ड्रन गिफ्ट फंड्स की, ठीक है। अब ये तो हमने देखी है इसके पास्ट रिटर्न्स। अब हम इस स्कीम के बारे में थोड़ा सा और मैं आपको डिटेल बताता हूं। अब देखो, किसी भी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो रिटर्न्स तो देखने ही चाहिए, लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि उस फंड में कितना रिस्क है। कुछ रिस्क रेशियोज देखने चाहिए। जैसे ये पहला रिस्क रेशियो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, जिससे हमें पता लगता है कि फंड में कितना रिस्क है, फंड कितना वॉलेटाइल है। अभी उसको हम कंपेयर करेंगे कैटेगरी एवरेज से। पहले समझ लेते हैं कैटेगरी एवरेज होता क्या है। अब देखो, जैसे ये एचडीएफसी चिल्ड्रन गिफ्ट फंड है, ऐसा ही फंड आईसीआईसीआई के पास भी है, एसबीआई के पास भी है, और भी म्यूचुअल फंड्स के पास है। तो सभी का अगर स्टैंडर्ड डेविएशन हम देखें और सबका एवरेज निकाल लें, तो उसको बोलते हैं कैटेगरी एवरेज। तो ये फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है 9.71 और कैटेगरी एवरेज का 10.6।
अब स्टैंडर्ड डेविएशन हमें बता रहा है कि फंड में कितना रिस्क है, तो जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा ना फंड उतना बेटर है। तो इसका देखो स्टैंडर्ड डेविएशन कैटेगरी एवरेज से कम है, यानी कैटेगरी एवरेज के मुकाबले ये फंड वॉलेटाइल कम है, रिस्की कम है। तो रिटर्न्स तो हमने देखी अच्छी हैं और रिस्क भी कंपैरेटिवली इसमें कम लिया गया है। अब एक मैं रिस्क रेशियो के बारे में और आपको बताता हूं, अल्फा हमें बताता है कि फंड में बेंचमार्क के मुकाबले कितने ज्यादा रिटर्न आ रहे हैं। देखो हर फंड का ना एक बेंचमार्क होता है। जैसे अगर बात करें कि कोई स्टूडेंट है, वो अपने एग्जाम दे रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो परफॉर्मेंस आएगी, मैं आपको बोलूं कि मुकेश के 100 में मुकेश के ना 45 मार्क्स आए, तो आप कैसे बताओगे कि वो अच्छे हैं या बुरे? ऐसे ही बताओगे ना कितने में से 45 आए। करेक्ट। अगर मैं बोलूं कि 45 मार्क्स आए तो उससे ये नहीं पता लग रहा ना कि अच्छे हैं या बुरे हैं। अगर मैं बोलूं 100 में से 45 है, 100 में से 45 है तो ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन मैं बोलूं 50 में से 45 है तो 90% बहुत अच्छी है। तो ऐसे ही जो म्यूचुअल फंड है वो आपका कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसके रिटर्न्स आप बेंचमार्क से कंपेयर करके भी देख सकते हो। तो अगर अल्फा में बताता है कि बेंचमार्क के मुकाबले फंड कितना रिटर्न दे रहा है, जितना ज्यादा अल्फा उतना बढ़िया रहता है, और इस फंड का है 3.78, वहीं कैटेगरी एवरेज का है 0.48। तो अगेन अल्फा इज गुड, तो ये फंड उस लिहाज से भी अच्छा कर रहा है। अब अगर बात करें एसबीआई वाले फंड की, एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट प्लान, उसके भी रिटर्न्स देख लेते हैं और उसके रिस्क मेजरमेंट्स कैसे हैं, थोड़ा सा वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, आइडिया लग जाएगा। तो अगर बात करें एसबीआई के फंड की तो वो कंपैरेटिवली नया है, एचडीएफसी का ये फंड पुराना है। अगर एसबीआई के फंड की बात करें तो वो थोड़ा सा इसके मुकाबले नया है। एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड, इसने लगभग जो ये स्टार्ट हुआ है 29 सितंबर 2020 से, तो अभी इसको 5 साल कंप्लीट नहीं हुए, लगभग 4.5 साल हुए हैं, और 4.5 साल में इसने जो रिटर्न बना के दिया है वो बहुत ही अच्छा है, 37% पर एनम। यानी किसी ने 1 लाख रुपए लगाए थे आज से 4.5 साल पहले, तो वो 4 लाख रुपए हो चुके हैं। तो ये फंड एचडीएफसी के मुकाबले भी ज्यादा रिटर्न दे रहा है। लेकिन सिर्फ रिटर्न्स नहीं देखने होते, और भी चीजें देखनी थी, वो भी आएंगे हम। एसआईपी की अगर बात करें तो एसआईपी में भी ये फंड अच्छा कर रहा है। 3 साल के रिटर्न्स हमें पता है इसमें 22% के मिल रहे हैं, लेकिन इसके रिस्क रेशियोज देखते हैं, जैसे हमने एचडीएफसी के देखे थे, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जिससे पता लगता है फंड में कितना रिस्क है, वो है 11.77। कैटेगरी एवरेज का कितना था, 10.6, तो थोड़ा सा ये हाई रिस्क फंड है। एचडीएफसी से कंपेयर करें, रिटर्न ज्यादा दे रहा है लेकिन रिस्क भी ज्यादा लिया गया। लेकिन जनरली इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वो सिर्फ रिटर्न्स देखते हैं और इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन यहीं पे मैं व्यूअर्स को बोलना चाहूंगा कि जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उस फंड का एनालिसिस जरूर करो। हमारे चैनल पे आपको जनरली मेजॉरिटी म्यूचुअल फंड्स के एनालिसिस मिल जाएंगे, तो आप वो एनालिसिस वाली वीडियो देखोगे तो भी आपको समझ आ जाएगा उस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो फंड का एनालिसिस करके ही भाई आप कितना रिस्क ले सकते हो। तो फंड रिस्की है कंपैरेटिव टू एचडीएफसी, और इसका अल्फा लेकिन अच्छा है 7.09, कैटेगरी एवरेज का 0.48। तो अगेन रिटर्न्स बना के दे रहा है लेकिन रिस्क ज्यादा लिया गया। तो अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हो जो हाई रिस्क लेना चाहते हो तो फिर एसबीआई का फंड अच्छा ऑप्शन है। लेकिन आप मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हो, उतना ज्यादा रिस्क नहीं लेना, तो एचडीएफसी का भी ऑप्शन है। हालांकि ऑप्शंस और भी हैं, लेकिन हम आज के इस पॉडकास्ट में ये 2 ऑप्शंस म्यूचुअल फंड्स के बच्चों वाले डिस्कस कर रहे हैं। गॉट इट, थैंक यू पुनीत। अब इसमें अगेन मेरे 2 क्वेश्चंस हैं इसी से रिलेटेड जो आपने मुझे बताया। एक तो कि जैसे आपने बताया था सुकन्या का बताया था और पीपीएफ का बताया था आपने, इसमें मिनिमम अमाउंट जैसे हम क्या हमें इन्वेस्ट करना होता है, और इज देयर एनी पैटर्न जिसके हिसाब से हमें इन्वेस्टमेंट करनी होती है? पहला क्वेश्चन मेरा ये है। और दूसरा क्वेश्चन इसी के साथ ये है कि हम इनको अगर इन्वेस्ट करना है इन ऑप्शंस पे, चाहे एचडीएफसी हो या एसबीआई, तो कैसे कहाँ से इन्वेस्ट किया जा सकता है? बिल्कुल, देखो मिनिमम अमाउंट की बात करें तो एचडीएफसी के जो फंड्स हैं ज्यादातर उसमें मंथली मिनिमम आप 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती म्यूचुअल फंड्स में, मेजॉरिटी म्यूचुअल फंड्स में। और 100 रुपए से खैर बनेगा क्या, आप कम से कम 1000, 2000, 5000 की एसआईपी तो करोगे। एसआईपी मींस मंथली इन्वेस्टमेंट, और इनमें कट्ठा भी आप लगा सकते हो। कट्ठा लगाने में भी पहले 5000 रुपए मिनिमम होता था एचडीएफसी में, अब आजकल 100 रुपए से भी हो जाता है, ताकि एक नॉर्मल कोई भी इन्वेस्टर स्टार्ट कर सके। और एसबीआई के फंड में एग्जैक्ट कितना मिनिमम है देखना पड़ेगा, लेकिन जनरली 500 रुपए से एसआईपी स्टार्ट हो जाती है एसबीआई वाले फंड की भी। और आपका दूसरा सवाल क्या था कि ये इन ऑप्शंस पे, स्कीम पे कैसे, किस वेबसाइट या कैसे हम इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं? देखिए ये 2 फंड्स जो हैं, जो चिल्ड्रन गिफ्ट फंड्स वाले होते हैं, ये जनरली ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होते हैं। इनको हमें ऑफलाइन
करना पड़ेगा, या तो अगर आपको देखिए 2 तरीके के प्लान होते हैं, डायरेक्ट, रेगुलर। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, हमारे थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो तो हम आपका वो इन्वेस्टमेंट करवा देंगे, बट होगा रेगुलर प्लान में। तो वो आप हमारे थ्रू कांटेक्ट करके हम आपका प्रोसेस ऑनलाइन ही रहता है, वो कर देंगे। लेकिन डायरेक्टली अगर आपको करना है, डायरेक्ट प्लान में जाना है, तो आपको ऑफलाइन उस म्यूचुअल फंड से फॉर्म फिल करके या जो भी उनका प्रोसेस है वो फॉलो करना पड़ेगा। मतलब किसी ग्रो ऐप और ऐसे एंजल वन अपस्टॉक्स पे आपको ये नहीं मिलेंगे ये फंड्स। जनरली मुझे कमेंट्स भी आते हैं कि यार ये फंड मुझे मिल नहीं रहा है जब मैं इनके एनालिसिस वाली वीडियो बनाता हूँ। तो यही एक प्रॉब्लम है कि ये अभी इन प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जब बच्चों के नाम हम इन्वेस्ट करते हैं थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन अलग होता है। गॉट इट, गॉट इट। अच्छा, एक चीज़ और पुनीत, अगर मान लीजिए जैसे आपने बताया कि लॉक इन पीरियड वैसे अच्छा है कि हम उस पैसे को हाथ नहीं लगा सकते, वो सेफ रहेगा, वी डोंट विदड्रॉ इट, पर अगर हमें लॉक इन पीरियड नहीं चाहिए तो हम क्या ऑप्शंस है, किस तरह की स्कीम्स में डाल सकते हैं? बिल्कुल, देखो जैसे हमने इन कैटेगरीज की बात करी, चिल्ड्रन गिफ्ट फंड्स, इनमें लॉक इन पीरियड 5 साल या 18 बच्चे की एज तक रहता है। अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हो जिनका आपके ऊपर कंट्रोल है कि भाई मैं बच्चे के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैं उस पैसे को नहीं छेड़ूंगा, लेकिन मुझे लॉक इन पीरियड नहीं चाहिए, तो आप नॉर्मल फ्लेक्सी कैप फंड्स या जो हम बड़ों के लिए म्यूचुअल फंड्स करते हैं, सेम बच्चों के नाम पे भी किए जा सकते हैं। लेकिन इस केस में बच्चों का बैंक अकाउंट मैंडेटरी है। अगर आप वो चिल्ड्रन गिफ्ट फंड्स में कर रहे हो तो किसी किसी कंपनी में आप पेरेंट्स के बैंक अकाउंट से इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है कि जब भी बच्चे के नाम इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो जो पैसा वापस मिलेगा म्यूचुअल फंड से, वो बच्चे के अकाउंट में मिलेगा। तो इससे बेटर है कि पहले ही बच्चे का अकाउंट खोल लो। ऐसा तो है नहीं कि माइनर है तो बच्चों का बैंक अकाउंट नहीं खुलता, कईयों को लगता है कि नहीं खुलता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप बैंक अकाउंट बच्चों का खोल सकते हो और उससे ही, उस बैंक अकाउंट के थ्रू इन्वेस्ट करो तो ज्यादा बेटर है, ताकि कल को उसमें ही वापस पैसा आ जाएगा। अब बात करते हैं ऑप्शंस की। अगर आप कहते हो लॉक इन पीरियड नहीं रखना, वैसे तो लॉक इन पीरियड रखना अच्छा है, क्योंकि लॉक इन पीरियड होने से वो पैसा ग्रो भी कर जाता है और आप उसको दूसरी जरूरतों के लिए यूज नहीं करते। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदी या कोई भी थोड़ी से फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आया तो हम पैसा विड्रॉ कर लेते हैं, मार्केट गिरी तो घबरा जाते हैं। तो ये सब चीजें अवॉइड हो जाती हैं अगर आप लॉक इन पीरियड वाले फंड्स लेते हो तो। लेकिन अगर फिर भी नहीं लेना तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में आप बच्चों के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हो, प्रोवाइडेड टाइम 5-7 साल या मिनिमम, इससे मतलब मिनिमम 5-7 साल का होना चाहिए। अब यहाँ पे हम दो फंड्स की बात करेंगे, एक HDFC फ्लेक्सी कैप, एक पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। हालांकि फ्लेक्सी कैप फंड्स और कंपनीज के पास भी हैं, लेकिन ये दो फेवरेट मेरे हैं। ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट ये दो फंड्स काफी लॉन्ग रन से हम देख रहे हैं कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं। और फ्लेक्सी कैप में क्या होता है, लार्ज, मिड, स्मॉल, टॉप 100 कंपनीज होती हैं लार्ज कैप, नेक्स्ट 150 कंपनीज होती हैं मिड कैप, पहली 250 हो गई, इनको हटा के जो सारी कंपनीज होती हैं वो स्मॉल कैप। तो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो तीनों कैटेगरीज में आपका पैसा लगता है। हालांकि फंड मैनेजर ज्यादा लार्ज में रखता है क्योंकि वहां सेफ्टी होती है, लेकिन पैसा लार्ज, मिड, स्मॉल तीनों में लगने की वजह से लॉन्ग रन में अच्छे रिटर्न्स बनते हैं। ये बैलेंस फंड नहीं होते हैं, ध्यान रखना। जैसे वो वाले बैलेंस्ड होते हैं, इक्विटी डेट दोनों में इन्वेस्ट होता है, ये थोड़े से उनसे एग्रेसिव हैं फ्लेक्सी कैप, जो चिल्ड्रन गिफ्ट फंड्स के मुकाबले थोड़े से एग्रेसिव हैं, क्योंकि पूरा पैसा इक्विटी में लग रहा है और थोड़ा बहुत स्मॉल मिड में भी जा रहा है। अब इनके थोड़े से रिटर्न्स हम देख लेते हैं पीछे के कैसे रहे हैं, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड के और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की। अब बात करूं HDFC फ्लेक्सी कैप फंड की, तो ये 30 साल पहले शुरू हुआ था, 1 जनवरी 1995 को। अगर किसी ने 1,000 रुपये महीना 1 जनवरी 1995 से अब तक इसमें दिया है, 30 साल में कितना दिया, 3,60,000, कितना बन गया होगा? रिटर्न्स तो पता नहीं कितना हुआ, 2 करोड़ रुपए बन चुका है। HDFC फ्लेक्सी कैप में अगर किसी ने 1,000 महीना पिछले 30 साल दिया है तो 3,60,000 का ऑलमोस्ट 2 करोड़ रुपए बन चुका है। रिटर्न्स 20% से भी ज्यादा, कंपाउंडिंग। तो ये म्यूचुअल फंड की पावर है। अब अगर बात करें इसकी NAV की, तो एट प्रेजेंट इसका NAV है 1900 के आसपास। मतलब 10 रुपए का शुरू हुआ था, आज 1900 रुपए हो चुका है। अब इसके यहाँ पे मैं बात करूं परफॉर्मेंस की, तो लास्ट 5 इयर्स में इसने 22% का रिटर्न दिया है, CAGR पर एनम 22%। तो जैसा कि आपने बोला था कि कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जहां पे हम इन्फ्लेशन को बीट कर पाए, 10-12% की इन्फ्लेशन को, तो ये वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहां से आप इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स कमा सकते हैं। क्योंकि सिर्फ हम उनमें इन्वेस्ट करेंगे तो उतना हम इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएंगे। अब बात करूं अगर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की, तो इसका जो 1 यूनिट का प्राइस है, NAV को बोलते हैं पर यूनिट प्राइस, वो 85.16 है
और इसकी परफॉर्मेंस देखें तो इसने भी 5 साल में 24% के रिटर्न्स जनरेट करे हैं। तो और ये पराग पारीख फंड ऐसा है कि ये इसका ये जब मार्केट फॉल होती है तो ये गिरता भी बहुत कम है। ओके, तो पुनीत, अगर हम म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट कर रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखो, हमें जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। जनरली लोग क्या करते हैं, सिर्फ रिटर्न्स देखते हैं और उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। एक तो होती है पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स, जिसकी मैंने अभी बात करी कि 22% का रिटर्न आया, 24% का रिटर्न आया। ये पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न है, यानी आपसे 5 साल पहले किसी ने इन्वेस्ट किया तो इतने रिटर्न्स बने थे। एक कंसेप्ट होता है रोलिंग रिटर्न्स का। पहले रोलिंग रिटर्न्स का मतलब समझ लेते हैं। अपने कुछ एनालिसिस वाली वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन भी किया है, आज फिर से हम बात करते हैं उस पर। अब जैसे मान लो पिछले 5 साल की बात करें, किसी ने पिछले 5 साल में 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया। आज हम बैठे हैं 2025 में, फरवरी 2025, 22 फरवरी को हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। 22 फरवरी 2020 को किसी ने इन्वेस्ट किया 3 साल के लिए, तो उसकी मैच्योरिटी कब बनी? 22 फरवरी 2023 में। अभी दूसरा कोई बंदा है, उसने इन्वेस्ट किया 23 फरवरी 2020 को, उसकी 3 साल पूरे कब हुए? 23 फरवरी 2025 को। अब तीसरा कोई बंदा है, उसने 24 फरवरी 2020 में इन्वेस्ट किया, उसने भी 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया, तो उसके 3 साल कब पूरे हुए? 24 फरवरी 2023 को। तो ऐसे 5 साल में तो बहुत सारे केसेस हो सकते हैं ना, सबके रिटर्न्स एक जैसे तो नहीं बनेंगे, अलग अलग ही बनेंगे ना, क्योंकि मार्केट तो रोज बदल जाती है, चेंज होता है। तो ये अगर अलग अलग पॉइंट के हम रिटर्न्स देखें और उन सबके हम एवरेज आउट कर दें, वो होते हैं रोलिंग रिटर्न्स। जैसे पिछले 5 साल में बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे जिसने 3-3 साल के लिए इन्वेस्ट किया, ऐसे 1-1 साल के केसेस भी बहुत सारे होंगे। वो सारे रिटर्न्स अगर हम देखें और उनकी एवरेज आउट कर दें तो दैट इज कॉल्ड रोलिंग रिटर्न्स। रोलिंग रिटर्न से हमें पता लगता है फंड कितना कंसिस्टेंट है। तो सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स नहीं देखने चाहिए, रोलिंग रिटर्न्स भी देखने चाहिए। तो रोलिंग रिटर्न्स, हम अगर बात करते हैं रोलिंग रिटर्न्स की, तो वो तो आप एक देखिए अब कहाँ पे आपको ये मिलेंगे। एडवाइजर खोज की वेबसाइट पे म्यूचुअल फंड रिसर्च सेक्शन में आपको रोलिंग रिटर्न्स मिल जाएंगे। अब रोलिंग रिटर्न्स को भी सिर्फ आप रोलिंग रिटर्न्स ना देखो, उसको कंपेयर करो बेंचमार्क से। अब जैसे हम फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे थे, एचडीएफसी पराग पारीख की, तो इनका बेंचमार्क है निफ्टी 500 इंडेक्स। मतलब पहली 500 कंपनीज में से ये स्टॉक्स उठाता है, तो जो पहली 500 कंपनी का इंडेक्स है वो इसका बेंचमार्क है। तो जब भी आप रोलिंग रिटर्न्स देख रहे हो तो बेंचमार्क से कंपेयर करके देखो। मैं आपको बताता भी हूं कि पराग पारीख फ्लेक्सी कैप और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप के रोलिंग रिटर्न्स कैसे आए हैं। इसके लिए आप सिंपली एडवाइजर खोज की वेबसाइट पे जाएंगे, म्यूचुअल फंड रिसर्च सेक्शन में रोलिंग रिटर्न वर्सेस बेंचमार्क ऑप्शन में आपको ये मिल जाएंगे। अब अगर बात करूं पिछले 5 साल के डेटा की और 3 साल के रोलिंग रिटर्न्स, तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड ने रोलिंग रिटर्न्स जनरेट करे हैं 28% के, 28.6% के। वहीं पे इसके बेंचमार्क निफ्टी 500 इंडेक्स जो है उसके रोलिंग रिटर्न्स है 20% के। मतलब अगर आपने उस इंडेक्स में पैसा लगाया, कई इंडेक्स फंड करते हैं ना, तो इंडेक्स में पैसा लगाया तो 20% के रिटर्न्स बने, इस फंड ने 28% के रिटर्न्स ज्यादा है रिटर्न, और ये भी रोलिंग रिटर्न्स हैं, एवरेज रिटर्न्स हैं। अब एक यहाँ पे एक केस आपको और बताता हूँ। 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया, उस 5 साल के पीरियड में आपने कभी भी इन्वेस्ट किया, जैसे हमने बताया ना बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, किसी ने 22 फरवरी 2020 में किया, किसी ने 23 फरवरी में किया, किसी ने 24 में, किसी ने 25 फरवरी में किया, 3 साल के लिए आपने कभी भी इन्वेस्ट किया हो, 20% से ऊपर रिटर्न्स आए हमेशा। अब मैं ये नहीं कह रहा व्यूअर्स को कि हमेशा 20% से ऊपर ही देगा ये फंड, आपकी एक्सपेक्टेशन 12-14% की होनी चाहिए, 15% तक होनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं। और टाइम आपका होराइजन 5-7 साल या उससे ज्यादा होना चाहिए, तो आप इसमें इन्वेस्ट करें। लेकिन फंड के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, एक तो रोलिंग रिटर्न्स वर्सेस बेंचमार्क देखने चाहिए। अभी यही पराग पारीख फ्लेक्सी कैप के भी रोलिंग रिटर्न्स वर्सेस बेंचमार्क हम देखते हैं, तो सेम डेटा 5 साल का देखें तो उसने 23% के रोलिंग रिटर्न्स जनरेट करे हैं और बेंचमार्क ने वही 20%, और इसने 20% से ज्यादा रिटर्न्स दिए 73.9% केसेस में। मतलब 100 में से 74 अप्रोक्सीमेटली लोगों को 20% ज्यादा मिला है और बाकी 26% लोगों को 15% से 20% के बीच में मिला है। गॉट इट। और एक तो ये फैक्टर हो गया रोलिंग रिटर्न्स वर्सेस बेंचमार्क, हमें जरूर देखना चाहिए। अब एक अपसाइड मार्केट कैप्चर रेशियो, डाउनसाइड मार्केट कैप्चर रेशियो भी एक होता है। वो होता क्या है पहले ये बात कर लेते हैं। अब जैसा मैंने बताया आपको, फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स का जो इंडेक्स है, बेंचमार्क है, वो निफ्टी 500 है। अब मान लो अपसाइड कैप्चर रेशियो की बात करूं तो मान लो जो इंडेक्स है निफ्टी 500 वो 100 पॉइंट से बढ़ रहा है। जब मार्केट बढ़ती है तो इंडेक्स 100 पॉइंट बढ़ रहा है और आपका फंड 105 पॉइंट बढ़ा के दे रहा है।
तो आपका फंड अच्छा है ना, अच्छा है, बेटर है, इंडेक्स से ज्यादा बढ़ा के दे रहा है, हाँ, बेंचमार्क से ज्यादा हाँ। बढ़ा के दे रहा है, इसे कहते हैं अप मार्केट कैप्चर रेशियो। तो हमेशा Got it. ऐसे फंड सेलेक्ट करें जिसका अप मार्केट कैप्चर रेशियो 100 या उससे ऊपर हो। Got it. अब बात करें इसका उल्टा, डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो। हमेशा मार्केट बढ़ती नहीं, आजकल घट रही है। अगर आपका बेंचमार्क निफ्टी 500 फॉर एग्जांपल 100 पॉइंट से गिर रहा है, आपका फंड अगर 95 गिर रहा है तो अच्छा है, अगर वो 100 से ज्यादा गिर रहा है तो खराब है, प्रॉब्लम है। तो हमेशा अप मार्केट कैप्चर रेशियो 100 से ऊपर देखो, डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो 100 से नीचे देखो। अब अगर इन्हीं दोनों फंड्स के हम अप मार्केट डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो भी देख लेते हैं, एक आइडिया लग जाएगा ये दोनों फंड्स की जो हम बात कर रहे हैं ये कैसे हैं। पिछले 3 साल का 5 साल का डेटा हम देखेंगे। HDFC फ्लेक्सी कैप का जो डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो है, मतलब जब मार्केट घटती है तो वो इंडेक्स 100 पॉइंट घटता है, ये 88 पॉइंट गिराता है, मतलब 100 में से 12 पॉइंट कम गिरते हैं। मार्केट बढ़ती है तो अप मार्केट कैप्चर रेशियो 100 से ऊपर होना चाहिए, इसका 107 है। तो दोनों एस्पेक्ट में ही अच्छा कर रहा है। और मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स का इन्वेस्टमेंट भी इस फंड में है। मैं ये फंड काफी रिकमेंड करता हूँ, ओपनली बता रहा हूँ, लेकिन बिना सोचे समझे इन्वेस्ट ना करें, अपना एनालिसिस करें, अपनी जरूरत के हिसाब से देखें। अब बात करें पराग पारीक फ्लेक्सी कैप फंड की, तो उसका डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो HDFC से भी अच्छा है। HDFC का था 88, उसका है 56। मतलब अगर इंडेक्स 100 पॉइंट गिरेगा तो वो 56 से गिरेगा, लेकिन अप मार्केट कैप्चर रेशियो 93 है। अगर 100 पॉइंट इंडेक्स बढ़ रहा है तो वो 93 बढ़ा पा रहा है, लेकिन हो सकता है विद टाइम इंप्रूव हो जाए। तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम है। अगर इससे हमें ये पता लग रहा है कि HDFC का फंड थोड़ा सा एग्रेसिव है पराग पारीक से। अगर आप बहुत ही कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो आप पराग पारीक ले सकते हो। अगर थोड़ा सा मॉडरेट या थोड़ा हाई रिस्क लेना है उसके मुकाबले तो HDFC जो ऑप्शन है वो अच्छा है। तो ये है, आपको ये 2-4 पैरामीटर्स देखने चाहिए, पास्ट रिटर्न्स भी देखने चाहिए म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते वक्त। अपना अप मार्केट डाउन साइड मार्केट कैप्चर रेशियो देख सकते हो, रोलिंग रिटर्न्स देख सकते हो, बेंचमार्क से कंपेयर करो रोलिंग रिटर्न्स, थोड़ा बहुत एक्सपेंस रेशियो देखो, और भी पैरामीटर्स होते हैं। अगर कमेंट सेक्शन में बताइए तो डिटेल पे वीडियो इस पे भी बना देंगे। श्योर। अच्छा पुनीत, करंटली मार्केट जैसे फॉल कर रहा है, तो इज इट अ राइट टाइम टू इन्वेस्ट ऑन SIPs? इस राइट टाइम इन्वेस्ट है या नहीं, देखिए उस पे बात करता हूँ कि सही टाइम है या नहीं है। एक रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का कंसेप्ट होता है SIP में। अब एक एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे एक्सिस मल्टी कैप फंड के NAV की बात करेंगे सिर्फ। एक्सिस मल्टी कैप फंड में जो 10 रुपए का स्टार्ट हुआ था 3 साल पहले, उसका जो हाईएस्ट NAV गया है वो गया है 19.4। 10 रुपए से वो 19 रुपए 41 पैसे तक गया है। आज उसका NAV है, जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो 16.65। अगर आप 10,000 महीने की SIP लगा रहे हो उसमें, और जब वो हाईएस्ट गया था तब भी आपकी SIP गई, तो 10,000 डिवाइड बाय 19.41, 10,000 डिवाइड बाय 19.41, आपको यूनिट मिले 515.19। मतलब आपने 10,000 इन्वेस्ट किए जब मार्केट ऊपर थी तो 515 यूनिट आपको मिले। अब आपने 10,000 रुपए आपकी SIP इस महीने भी गई, जब उसका रेट है 16.65, आपको कितने यूनिट मिले? 10,000 डिवाइड बाय 16.6, 600। तो आपको 85 यूनिट ज्यादा मिले सेम अमाउंट में। तो SIP करते वक्त का अच्छा टाइम है, ये बुरा टाइम थोड़ा है। जब मार्केट डाउन जा रही है तो वो तो अच्छा टाइम है। आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो ज्यादा इनफैक्ट आप यूनिट खरीद पा रहे हो, ज्यादा यूनिट्स खरीद पा रहे हो। जब मार्केट बढ़ेगी तो सारे यूनिट्स की वैल्यू बढ़ेगी ना, बढ़ेगी। तो इसलिए SIP करने का कोई गलत टाइम सही टाइम नहीं होता, आप कभी भी स्टार्ट करो। और व्यूअर्स को मैं यही बोलना चाहूंगा, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, SIP को बंद करने की गलती मत करो। मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स को मैं देख रहा हूं, खासकर जो बिना एडवाइजर की सलाह से करते हैं, बिना किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, वो ऐसे टाइम पे SIPs बंद कर देते हैं। क्योंकि देखो उनके पास कोई मेंटर तो होता नहीं है। आपने ग्रो ऐप में गए, कहीं भी कुछ भी इन्वेस्ट कर लिया अंधाधुंध, तो अंधेधुंध तीर लगाओगे तो ये प्रॉब्लम आती है। तो वहां पे लोग SIPs अपनी बंद कर देते हैं। तो वो काम नहीं करना चाहिए, SIP को कंटिन्यू करना चाहिए। आजकल तो फायदा हो रहा है, बल्कि ऐसे टाइम पे तो मार्केट डाउन है, आप कुछ लमसम भी लगा सकते हो, अच्छा ऑप्शन है वो भी। अब एक चीज और मैं यहाँ पे और बताता हूँ आपको। अब एक 10,000 पर मंथ की अगर किसी ने SIP करी, स्टेप अप SIP, आज 10,000 महीना किया और हर साल 10% से उसे बढ़ा लिया, और लगातार 25 साल तक ये करी, ठीक है, तो 10,000 पर मंथ इन्वेस्ट किया 25 साल के लिए, और हर साल 10% अपनी SIP बढ़ा दी, ठीक है, तो कितना पैसा बनता है? हम 13% के रिटर्न्स के हिसाब से देखेंगे। हालांकि मैंने आपको बताया कि 20% के रिटर्न्स भी आ रहे हैं, लेकिन मैं 13% का रिटर्न देखूंगा। 25 साल में हमारा कितना पैसा बनता है? 25 साल में हमारा डिपॉजिट होगा 1,18,00,000 रुपए,
और अमाउंट फ्यूचर वैल्यू यानी हमारा कॉर्पस बन जाएगा 4,91,00,000 का 25 ईयर्स में। अब लेकिन ऐसे टाइम जब मार्केट गिरती है, अगर आप एसआईपी को बंद कर दोगे तो आप कैसे चला पाओगे 25 साल? करेक्ट। 25 साल चलाओगे ही नहीं, बीच बीच में एसआईपी बंद करते रहोगे, तो आपका ये 4-5 करोड़ तो नहीं बनने वाला ना। करेक्ट। वो तो तभी बनेगा जब आप 25 साल चलाओगे, कंसिस्टेंट रहोगे, डिसिप्लिन रहोगे। अगर आप मार्केट से घबरा के पैसा निकालते जाओगे या एसआईपी बंद करते रहोगे तो पैसा नहीं बनने वाला। गॉट इट। अच्छा पुनीत, एक चीज और कि ये अगर हमें इन्वेस्ट करते टाइम कितना स्पेंड जो है एसआईपी पे करना चाहिए और कितना स्पेंड जो है सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए, कितना बजट सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए एलोकेट करना चाहिए? देखो यहाँ पे ना मैं एक थंब रूल की बात करना चाहूंगा। वैसे तो ये चीज हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग होता है, हर एक को अपना समझना चाहिए कि वो कितना रिस्क ले सकता है, उसकी सिचुएशंस कैसी है, फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, वो सब चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन अगर एक फिर भी मोटा मोटा रूल की बात करूं तो एक रूल होता है 100 माइनस एज इज इक्वल टू इक्विटी। आपकी एज 40 है फॉर एग्जाम्पल, तो 100 माइनस 40 आएगा 60, तो आपका 60% पैसा इक्विटी यानी शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स में मिला के होना चाहिए। 100 में से अगर किसी का 10 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है और एज 40 है तो 100 माइनस 40 60% पैसा यानी 6 लाख रुपए एटलीस्ट उसका पैसा म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी फंड्स और शेयर्स में मिला के होना चाहिए। और बाकी पैसा कहाँ होएगा? डेट, गोल्ड, सेफ इन्वेस्टमेंट्स। जैसे हमने पीपीएफ की बात करी, सुकन्या की बात करी, या फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं, तो वो बाकी परसेंट पैसा वहां लगाना चाहिए। तो ये तो मोटा मोटा थंब रूल है कि अगर किसी की एज 30 है तो उसको 100 माइनस 30 70% पैसा इक्विटी में रखना चाहिए। लेकिन विद टाइम जैसे जैसे आपकी एज बढ़ी आपको वो चेंज भी करना होता है। करेक्ट। आज आपकी एज 30 है तो आपने 70% इक्विटी में रखा, अब जब आप 50 साल के हो जाओगे तब भी अगर आप 70% इक्विटी में रख रहे हो तो वो रिस्क ज्यादा ले रहे हो, तब आपको 50 साल पे होने पे आधा आधा करना है। तो ये काम आप या तो खुद करिए या आप अगर किसी के थ्रू कर रहे हैं, जैसे हमारे थ्रू कर रहे हैं तो हमारी हेल्प मिलेगी आपको। तो ये आपको विद टाइम चेंज भी करना होता है अपना पोर्टफोलियो। करेक्ट। तो इट्स लाइक आप अपना पैसा बस रख के छोड़ मत दो, you have to keep making adjustments. That's what it is about, right? This entire financial planning. Exactly. यहाँ पे मैं और बात करना चाहूंगा, हमने 100 माइनस एज इज इक्वल टू इक्विटी रूल की बात कर ली, लेकिन जब आप इक्विटी में पैसा लगा रहे हो, जैसे आपकी एज 40 है तो 60% जो इक्विटी में लगा रहे हो उसमें भी आपको लार्ज मिड स्मॉल में रखना है। करेक्ट। सारा पैसा स्मॉल कैप्स में नहीं डालना, सारा मिड कैप्स में नहीं डालना। जब मार्केट गिरती है तो वो बहुत गिरते हैं, तो एटलीस्ट जो आपका इक्विटी एक्सपोजर है उसका 50% या 60% पैसा बड़ी कंपनीज में ही रखो, लार्ज कैप में ही रखो। चाहे आप इंडेक्स फंड के थ्रू जाओ, चाहे नॉर्मल एक्टिव म्यूचुअल फंड के थ्रू जाओ, या फ्लेक्सी कैप कैटेगरी ले लो, और बाकी थोड़ा थोड़ा परसेंट पैसा मिड कैप स्मॉल कैप्स में रखो। और इसके साथ साथ पर्सनल फाइनेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है भाई कि अपना इमरजेंसी फंड बना के रखो। आपके जितने भी खर्चे हैं, 50,000 महीने के खर्चे हैं, तो 6 महीने का खर्चा 3 लाख रुपए आपके पास लिक्विड होना चाहिए। चाहे आप वो सेविंग्स अकाउंट में रखो, थोड़ा बहुत कैश में रख लो, थोड़ा बहुत लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में रख लो, ये भी होना चाहिए। और एक हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस अगर आपने नहीं कराया तो ये 3 काम आपको पहले करने। टर्म इंश्योरेंस, कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक प्योर टर्म इंश्योरेंस ले लो, एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अच्छी खासी ले लो, एक इमरजेंसी फंड बना लो। इसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। गॉट इट। सो पुनीत, थैंक यू सो मच। आज के सेशन में काफ़ी जानकारी मिली हमें अबाउट चाइल्ड इन्वेस्टमेंट और व्हाट काइंड ऑफ फंड्स आर देयर। तो थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग अस। मोस्ट वेलकम। तो व्यूअर्स की भी कोई भी अगर डाउट हो, कोई भी चाइल्ड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड आपको डाउट हो जो हम कवर ना कर पाए हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए। और आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें अपना फीडबैक भी ज़रूर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हो सके तो इस पॉडकास्ट को आप अपने ऐसे फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना जिनके छोटे बच्चे हैं और वो आप उनके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। तो दैट्स इट इन टुडेज पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।